सातोशी कुन एनिमे इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिएटर्स में आते हैं। इनका सभी वर्क देखने के बाद मुझे लगता है कि इनको जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। इनकी कुछ मूवीज ने हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया है, जो मेरे हिसाब से किसी भी एनिमे क्रिएटर के लाइफ की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। सातोशी कुन की वजह से मेरा साइकोलॉजिकल जॉनरा की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। इनकी ज्यादातर मूवीज ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से जब मैंने इनकी मूवीज देखना स्टार्ट किया तब मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने सिर्फ एक ही जॉनरा में एक्सपर्टीज हासिल की है। लेकिन जब मैंने इनकी स्लाइस ऑफ लाइफ और इमोशनल मूवीज देखी तब मुझे पता चला कि ये कितने वर्सेटाइल क्रिएटर हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि करंट टाइम में बहुत ही कम लोग हैं जो इस लेजेंड के बारे में जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता दो कि सातोशी कुन अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी 13 साल पहले 2010 में डेथ हो चुकी है। सातोशी कुन ने उनकी मूवीज के थ्रू हमें जो कंटेंट दिया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए मैंने उनकी 5 सबसे बेहतरीन मूवीज और एनिमे शोज को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। सो होप यू गाइज लाइक इट। नंबर 5 पे है मिलेनियम एक्ट्रेस। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है चियोको फुजिवारा को, जो कि एक रिटायर्ड एक्ट्रेस है। एक दिन उनके लाइफ और करियर के बारे में जानने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आता है। इंटरव्यू लेने से पहले वो उन्हें एक की देता है जो चियोको की दिल की काफी ज्यादा करीब होती है। उसके बाद हमें चियोको की लाइफ की पूरी जर्नी दिखाई जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे एक एक्ट्रेस बनती है। लेकिन एक्ट्रेस बनने से पहले वो एक स्पेशल इंसान से मिलती है। वो स्पेशल इंसान उसको एक की देता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये वही की होती है जो वो इंटरव्यूअर चियोको को देता है। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो इंसान और चियोको एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्या चियोको एक ऐसे इंसान को जिसका नाम भी वो नहीं जानती और ना ही उसका चेहरा उसने ठीक से देखा होता है ढूंढ पाती है या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी एक बार देखनी होगी। इस मूवी में जब चियोको अपने लाइफ की स्टोरी बता रही होती है तब उसके लाइफ के हिस्सों को और उसने जो मूवीज की होती है उन मूवीज के कुछ सीन्स को मूवी में जिस तरह विजुअली ब्लेंड किया गया है ना, वो काफी ज्यादा इंट्रिगिंग लगता है। इन्हीं क्रिएटिव ट्रांजिशंस की वजह से आपको ये मूवी बहुत ध्यान से देखनी होगी, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मूवी में आखिर चल क्या रहा है। सातोशी कुन ने इस मूवी में लव की कंसेप्ट को काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया है। ये मूवी हमें सिखाती है कि किसी इंसान से सच्चा प्यार करने के लिए आपको उस इंसान के साथ हमेशा रहने की जरूरत नहीं होती। ये मूवी भी सातोशी कुन की विंटेज मूवीज की तरह हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जाती है। मेरे हिसाब से ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। फिर भी इस मूवी को इस लिस्ट में रखने का रीजन है इसकी इमोशनल डेप्थ, और यही चीज इस मूवी को सातोशी कुन के बाकी मूवीज से अलग बनाती है। अगर आप सातोशी कुन के मूवीज के फैन हो तो आप ये मूवी ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पे है टोक्यो गॉडफादर्स। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है 3 होमलेस लोगों को, जिनको एक दिन एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसको अपने माँ बाप ने छोड़ दिया होता है। अब क्योंकि वो तीनों भी होमलेस होते हैं तो वो अच्छे से जानते हैं कि किसी ने छोड़ देना कैसा होता है। तो वो तीनों उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने का फैसला कर लेते हैं। तो इस जर्नी में वो कौन सी चीजों में फंसते हैं और क्या वो उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी एक बार देखनी होगी। इस मूवी को देखने के बाद सबसे पहला मेरा रिएक्शन था कि क्या ये मूवी सच में सातोशी कुन ने बनाई है, क्योंकि जनरली उनकी मूवीज को देखकर मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन इस मूवी को देखकर मैं लिटरली हंसा हूँ, और यही चीज सातोशी कुन की एज अ क्रिएटर वर्सेटिलिटी दिखाती है। मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है इस मूवी के कैरेक्टर्स। इस मूवी में हमें 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उसके साथ साथ वो तीनों अपने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब चीजों को साइड में करके वो तीनों एक साथ आकर उस बच्चे के माँ बाप को जिस तरह ढूंढते हैं वो काफी ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। उन तीनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से अलग अलग होने के बावजूद जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन तीनों में होता है वो थ्रू आउट द मूवी हमें काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, और उनका यही बॉन्ड उन तीनों कैरेक्टर्स को लवेबल बनाता है। 2003 में रिलीज होने के हिसाब से मूवी का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा है। मूवी की पेसिंग स्टार्ट टू एंड तक आपको मूवी में इन्वेस्टेड रखती है। मूवी में ड्रामा और कॉमेडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया गया है, जिसकी वजह से आप मूवी में बिल्कुल बोर फील नहीं करोगे। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिसमें आपको एक अच्छी स्टोरी, ड्रामा, कॉमेडी और थोड़ा सा सस्पेंस देखने को मिलता है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। नंबर 3 पे है पैरानोया एजेंट। एक 10-12 साल का लड़का अपने बेसबॉल बैट से ऐसे लोगों पर हमला कर रहा है जो इमोशनली स्ट्रेस्ड है। तो वो लड़का कौन है, वो इन लोगों पे हमला क्यों कर रहा है, और क्या डिटेक्टिव्स इस मिस्टीरियस बॉय को पकड़ पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये शो एक बार देखना होगा। ये एक लौता एनिमे शो है या फिर सीरीज है जिसको सातोशी कुन ने बनाया है। इस शो को देखने के बाद मुझे ये शो उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने इस शो के रिलेटेड कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखे। उन वीडियोस को देखने के बाद मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। मेरे हिसाब से ये शो सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग इस शो को देख लेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो इस शो को समझ पाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर इस शो को 100 लोग देखेंगे तो उनमें से सिर्फ 10 ही लोग ऐसे होंगे जो इस शो को समझ पाएंगे। और ऑनेस्टली बताओ तो मैं उन 10 लोगों में बिल्कुल नहीं आता हूँ, लेकिन जितना मैं इस शो को समझ पाया हूँ उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सातोशी कुन की बाकी मूवीज की तरह ये शो भी आपको रियलिटी और डिल्यूजन दिखा के कंफ्यूज करता है। ये शो उस बॉय के अराउंड इतनी ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप इस शो में इंटरेस्टेड रहते
कहते हो। मैं खुद जब ये शो देख रहा था तब मुझे इस शो की चीजें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं इस शो को देखता रहा क्योंकि मुझे जानना था कि वो मिस्टीरियस बॉय आखिर है कौन। और शो के एंड में जब मुझे पता चला कि वो मिस्टीरियस बॉय आखिर है कौन तो मुझे लिटरली शॉक लगा। इस शो के कैरेक्टर्स जो भी रैंडम चीजें करते हैं उनके पीछे का डीप मीनिंग समझने के लिए आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है, और सातोशी कोन की यही चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। उनके हर मूवीज के कंक्लूजन को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको चीजें खुद फिगर आउट करनी पड़ती है। ये शो ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है। उसके साथ साथ ये शो साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज को भी एक्सपोज करता है, जैसे कि गॉसिपिंग करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना। अगर आपको ऐसा शो देखना है जो आपको ह्यूमन सोसाइटी की रियलिटी बता सके तो ये शो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। लेकिन इस शो की पेसिंग एक्सट्रीमली स्लो है, तो अगर आप साइकोलॉजिकल जॉनरा के डायहार्ड फैन हो तो ही इस शो को देखो। नंबर 2 पे है पेपरिका, एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज करके थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स के ड्रीम्स में इंटर कर सकते हैं और उनके ड्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ये डिवाइस एक ऐसे मास्टरमाइंड के हाथ में लग जाता है जो सभी इंसानों के ड्रीम्स को कंट्रोल करना चाहता है। तो क्या हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर पेपरिका, जो कि एक थेरेपिस्ट का काम कर रही होती है, उस मास्टरमाइंड को पकड़ पाती है या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी एक बार देखनी होगी। इस मूवी ने द लेजेंड हिमसेल्फ क्रिस्टोफर नोलन को इंस्पायर किया है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो नहीं जानते कि क्रिस्टोफर नोलन आखिर है कौन, तो मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर नोलन एक हॉलीवुड फिल्म मेकर है जिन्होंने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और टेनेट जैसी ऐसी मूवीज बनाई है जिनके लिए मास्टरपीस वर्ड भी कम पड़ता है। क्रिस्टोफर नोलन की जो इंसेप्शन मूवी है, जो हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में आती है, उसके कुछ सीन्स इस एनिमे मूवी से हाईली इंस्पायर्ड है। एक ऐसे एनिमे मूवी जिसने हॉलीवुड की मूवी को इंस्पायर किया है, मेरे हिसाब से ये अकेला रीजन काफी है आपको ये मूवी देखने के लिए। दिस मूवी इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अगर मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में हमें जो सपनों की दुनिया दिखाई जाती है वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। विजुअली भी ये मूवी काफी ज्यादा आई प्लीजिंग है। इस मूवी में एनिमेशन और सीजीआई का काफी क्रिएटिव तरीके से यूज किया गया है। इस मूवी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपको इस मूवी में इन्वेस्टेड रखेंगे। मूवी अपने मास्टरमाइंड को इतना ज्यादा मिस्ट्रीफुल रखती है जिसकी वजह से थ्रू आउट द मूवी आप उस मास्टरमाइंड को गेस नहीं कर पाते। मूवी के अंदर की रियलिटी और फिक्शन में आप इतना ज्यादा खो जाओगे कि आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि आप रियल वर्ल्ड में हो या फिर किसी सपने में। और इन सभी चीजों का क्रेडिट जाता है सातोशी कोन को, जिन्होंने मूवी के छोटे से छोटे डिटेल के ऊपर बहुत बारीकी से काम किया है। मूवी के एंड में जब रियल वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगते हैं तब मूवी में जो केओस क्रिएट होता है वो काफी ज्यादा इंट्रिगिंग लगता है। अगर ओवरऑल मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी सातोशी कोन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिनको देखने के बाद आप खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल करने लगते हो तो ये मूवी आपके लिए एक परफेक्ट वॉच है। नंबर 1 पे है परफेक्ट ब्लू। परफेक्ट ब्लू एक साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनर की मूवी है। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है मीमा को, जो कि एक पॉप आइडल है, लेकिन अपना करियर एक्टिंग में परस्यू करने के लिए वो एक एक्ट्रेस बनने का डिसीजन ले लेती है। लेकिन उसके इस डिसीजन से उसके बहुत सारे फैंस खुश नहीं होते। एक्ट्रेस बनने के लिए जब वो फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करती है तब उसे धीरे धीरे करके काम मिलने लगता है। लेकिन मूवी का एक सेक्सुअल सीन शूट करने के दौरान वो इतनी ज्यादा ट्रॉमा में चली जाती है कि उस ट्रॉमा से उसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और उसके बाद से उसे इल्यूजन्स दिखने चालू हो जाते हैं। जब वो इन चीजों से डील कर रही होती है तब उसके जो कोस्टार्स होते हैं, जैसे कि मूवी के राइटर जिस मूवी में मीमा काम करती है या फिर वो फोटोग्राफर जो मीमा की फोटो खींचता है, उनका मिस्टीरियसली मर्डर हो जाता है। अब वो मर्डर कौन करता है, उसका मीमा से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। ये प्रोबेबली दी बेस्ट साइकोलॉजिकल एनिमे मूवी है जो मैंने अभी तक देखी है। इस मूवी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है इस मूवी की स्टोरी लाइन। इस मूवी की स्टोरी लाइन में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपको एक साइकोलॉजिकल मूवी में देखने को मिलता है। इस मूवी में जब मीमा को इल्यूजन दिखने चालू हो जाते हैं तब मूवी की स्टोरी इल्यूजन और एक्सटर्नल रियलिटी के बीच की एक थिन लाइन पे चलती रहती है, जिसकी वजह से आप खुद भी रियलिटी और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाते। इस मूवी की कैरेक्टर डिजाइन वन ऑफ द क्रीपीएस्ट कैरेक्टर डिजाइन में से एक है। इस मूवी के कुछ कैरेक्टर्स इतने ज्यादा क्रीपी है कि उनको देख के घिन और डर दोनों लगता है। इस मूवी की विजुअल्स काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। इस मूवी का आर्ट वर्क थ्रू आउट द मूवी हमारे दिमाग में वो अनइजीनेस और टेंशन फील करवाता है। इस मूवी का एनिमेशन, इसका आर्ट स्टाइल और इसकी सिनेमेटोग्राफी इस मूवी को एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस बनाती है। ये मूवी आपको फिल्म इंडस्ट्री के पीछे का डार्क ट्रूथ दिखाती है, उसके साथ साथ फैंस का अपने आइडल के लिए प्यार कैसे ऑब्सेशन बन जाता है वो भी दिखाती है, और उसके साथ साथ पॉप कल्चर की पीछे की हार्श रियलिटी भी आपको दिखाती है। इस मूवी को देखने के बाद आपका साइकोलॉजिकल जॉनर की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। मूवी में कुछ कुछ जगह पर इतने ज्यादा ब्रूटल सीन्स दिखाए हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये मूवी अपने म्यूजिक से एक पर्टिकुलर सीन को इतना ज्यादा रियलिस्टिक और क्रीपी बनाती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप मूवी देख नहीं जी रहे हो। इस मूवी की एंडिंग आपको अंदर से अनसेटिस्फाइड और एम्प्टीनेस फील करवाती है। इस मूवी ने अदर एनिमे मूवीज के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। इस मूवी का रियलिस्टिक और एंगेजिंग प्लॉट, इसका क्रीपी आर्ट
स्टाइल, हॉन्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक और इस मूवी का ऑब्सेशन, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और रियलिटी और डिल्यूजन की थीम्स को एक्सप्लोर करना इस मूवी को एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस बनाता है। अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जिसको देखने के बाद आपकी दिमाग का भोसड़ा हो जाए तो ये आपके लिए एक परफेक्ट मूवी है।